नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, बजट से ठीक एक दिन पहले क्या हरे निशान में बंद होगा बाजार? सवाल नंबर 2, बजट से ठीक पहले कहां करें खरीदारी? क्या पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू रेलवेज, मेटल स्टॉक्स में जो गिरावट देखने को मिल रही है, बैंक्स कहां पर है अभी खरीदारी के मौके, इस पर करेंगे फोकस। इसके अलावा सोने चांदी में कल जिस तरीके से एक भूचाल देखने को मिला है, आपके जो अपने ईटीएफ्स चल रहे हैं, सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ्स, उसमें क्या करना चाहिए, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। और इसके अलावा जो भर भर के सवाल आ रहे हैं आप लोगों के, उन सब पर करेंगे विस्तार पूर्वक बातचीत। पहला प्रश्न जो है लेते हैं, भर भर के सवाल है सर। तो पहली टिप्पणी जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है वो भेजी गई है बीएचईएल को लेकर के। आरती जैन जी हैं, करें हाय सर, आई एम रियली टेंस्ड रिलेटेड टू बीएचईएल, आई कैन होल्ड टिल बजट तो एक ही दिन बाद है मैम। माई प्राइस इज 300, व्हाट कैन बी द टारगेट? सब मैम अभी एक दिन के लिए टारगेट वारगेट की बात ना करें। आप 300 पे आपने लिया है, आप एक दिन होल्ड कर सकती हैं, यानी आज ही आज होल्ड कर सकती हैं। अब मान लीजिए गिर जाए, बढ़ जाए, तो इस पर थोड़ा सा मतलब रिस्की है। बाकी मैं पूछ लेता हूँ आपकी टिप्पणी। लेकिन सर, इनके सवाल आरती जी का बजट के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 300 के आसपास हैं और उन जानना चाह रहे हैं क्या करें, और बजट में जो उससे पहले जो गिरावट आई बीएचईएल में, अभी क्या करना चाहिए। 261 के आसपास बीएचईएल पे आपकी राय? सर देखिए, आपने जो एक टाइमलाइन दे दी वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक तो है ही। मतलब इसमें हम बहुत ज्यादा कुछ अभी बोलने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। बट हाँ, एक चीज है, आपने अगर 300 रुपये पे ले रखा है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक महीने का एक ड्यूरेशन बताता हूँ। किसी भी कारणवश बजट में कोई अनाउंसमेंट होता है और ये 248 लेवल्स पे आता है, चाहे एक बार एवरेज कर लीजिएगा, वहां पे एक बार बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद जैसे ही रिवर्सल देगा, क्योंकि सर इसमें ना बहुत सारे करेक्शन है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर का अनाउंसमेंट भी आ गया, तो उसमें भी एक ये बेनिफिशियरी बनता हुआ आपको दिख सकता है। और ये जो आपने एक रिवर्सल देखा है, ये कंटिन्यूड होता हुआ आपको दिख सकता है 275 लेवल्स तक। अगर बजट में अनाउंसमेंट्स अच्छे आ गए तो भी मैं कहूंगा कि आपकी बाइंग प्राइस ही आती हुई दिखेगी, जो कि होगा 298 से 300 के रेंज। तो नीचे के लेवल पे एवरेज के बिना आप इसमें प्रॉफिट में निकल जाएं शॉर्ट ड्यूरेशन में, मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। तो अभी करें क्या सर? जो लोगों के पास है वो क्या वेट करें, मतलब जो लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए काउंटर खराब नहीं है और हमने देखा भी है लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी ये दिखा रहा है और ये स्पेस दिखाएगा भी। बातें ये आ रही हैं सर, बहुत लोग इस बात को लेके थोड़े से अप्रीहेंसिव है कि बजट के बाद कहीं ना कहीं डिफेंस में करेक्शन आता है। सर मैं बिल्कुल मानता हूं ये चीज होती है, बट मैं एक चीज और बोल देता हूं कि मुझे इस बार लग रहा है डिफेंस स्पेंडिंग गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है, और वो स्पेंडिंग बढ़ेगी तो बजट के बाद भी आपको डिफेंस में मूवमेंट आता हुआ दिखना चाहिए। देखते हैं एलोकेशन किस तरीके से होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से पुट फॉरवर्ड करती है, और फिर बजट के बाद आने वाले एक दो दिनों तक जब हम फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तब भी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्लोजली देखना होगा। क्लोजली देखना होगा। चलिए, एक बात हो गई हमारी जो है इसको लेकर के। अब जरा अगली टिप्पणी पर आते हैं और अगला प्रश्न हम लेंगे सेजल रॉज जी का। सेजल जी का सवाल आया है टाटा पावर को लेकर के और 398 पर लेकर के बैठे हैं, क्या करें और ऐड कर सकते हैं, लंबी अवधि का नज़रिया जानना चाह रहे हैं। पावर को लेकर के क्या बात हो सकती है सर? क्योंकि पावर नहीं चला, मतलब, और पावर में मतलब सेक्टर वाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर की डिमांड तो मतलब आप कुछ भी खरीदेंगे कुछ भी चलेंगे। अब तो कार भी खरीदेंगे तो वो भी पावर से चल रही है। तो इसमें क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? और टाटा पावर 398 थोड़ा ऊपर की खरीद है इनकी, क्या करना चाहिए? सर देखिए, पावर में ना एक प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम एक शिफ्ट देखेंगे। और ये शिफ्ट क्यों देखेंगे सर? क्योंकि आप देखें अभी रिसेंट टाइम्स में ग्लोबली ना पावर को लेके जो पावर जनरेशन की बात है वो न्यूक्लियर की तरफ ज्यादा होने लगी है, एंड वी आर प्रीटी लैगिंग बिहाइंड। मतलब आप ये देखें कि हम रिन्यूएबल में इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली आगे बढ़ गए कि गवर्नमेंट का खुद ही का स्टेटमेंट आने लग गया कि ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावर जनरेशन हो रहा है रिन्यूएबल सोर्स से। दो इट इज गुड, बट एक और वर्टिकल इनको क्रिएट करना है जो कि कहीं ना कहीं क्रिएट होगा न्यूक्लियर पे। तो पावर पे एक्सपेक्टेशंस हैं, मगर एग्जिस्टिंग जो रिन्यूएबल और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में है उनके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को न्यूक्लियर पे ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। तो अगर इसकी बजाय आप एनटीपीसी, क्योंकि एनटीपीसी ऑलरेडी एक बिगिनर एडवांटेज पे है, फिर धीरे धीरे ये लोग भी आएंगे, तो पावर में कोई ऐसा अनाउंसमेंट जो गेम चेंजर बने अभी एट द वेरी फेस्ट फिट नहीं लगता। आपने इसको ले रखा है, हायर लेवल पे ले रखा है,
और आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कंपनी अच्छी है। कभी भी आपको लोअर लेवल पे मिले 342 से 346 348 रेंज में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप वहां पे एवरेज करें, और फिर हायर लेवल्स पे जब ये मूव इन करता हुआ आपको दिखेगा 376 के आसपास, जो नीचे आपने एवरेज किया उसको एक बार आप वापस बेच भी सकते हैं, क्योंकि उन लेवल्स पे थोड़ा सा मेरे को लगता है इसको सप्लाई मिलेगी। 2-3 क्वार्टर अच्छे पावर के हो जाएं, नंबर्स अच्छे आने लग जाएं, और समर्स में पीक पावर डिमांड भी अच्छी आने लग जाए, फिर जाके ये 393 से लेकर 406 रुपए तक के लेवल पे आपको मूव करता हुआ दिखेगा। अभी नियर टर्म में कुछ चेंज होगा मैं नहीं समझ पा रहा। चलिए, इस बीच ये बात निकल के आई, तो सर ये बताइए कि क्या BHE उससे शिफ्ट हो जाएं क्या, मतलब टाटा पावर से शिफ्ट होकर NTPC ले? नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों? हाँ वही मैं कह टाटा रहा हूँ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी तो नीचे। हाँ 398 पे लिया हुआ है उन्होंने, तो वेट करें अभी। हाँ वेट करें, लोअर लेवल पे एवरेज भी कर लें, क्योंकि सर देखिए अभी तक हम जो भी बातें कर रहे हैं इट इज पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा किस तरीके से क्या बोलेंगी वो तो उसी दिन देखने को मिलेगा। पिछली बार बजट में सर मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया था, आई डोंट नो आई शुड बी पुटिंग इट लाइक दिस और नॉट। बोली थी वी डोंट नीड FIIs, वी आर कॉम्पिटेंट इनफ टू मैनेज द मार्केट्स। FIIs बोले ठीक है हम जा रहे हैं, हाँ तो फिर वो उन्होंने तो ऐसे बोल दिया था, भुगतना हमको पड़ रहा है। बात तो सही है। देखते हैं सर क्या बोलती है वो। चलिए संडे का वेट करते हैं। आप लोग भी अपना अपना जो है ना सुबह से शाम तक का शेड्यूल फाइनल कर लीजिए, बोनस पे ही रहना है सब लोगों को और सुबह की चाय के साथ लेकर के रात के डिनर तक आपके साथ रहेंगे। चलिए अगली कंपनी, सब चूंकि पावर की बात हो रही है तो एक प्राइवेट में एक और प्लेयर ले लेते हैं, अदानी सर पावर। इसमें एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा 5 सेकंड में, क्या ऐसा है कि क्योंकि आप संडे के दिन सुबह की चाय यहाँ पे लेंगे इसलिए भाभी जी ने बोल दिया कि डिनर वहीं से करके आना, घर आने की जरूरत नहीं है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, ये जो है ना मतलब बहुत शानदार सर। हाँ मतलब जो है कहने लगे कि नहीं अब जब चाय भी वहीं लेनी है तो मतलब भोजन भी उधर से ही करके आया जाए। वाह वाह वाह, आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ रहा है सर धीरे धीरे, वाह गजब गजब। आइए अदानी पावर पे आते हैं, 134 के आसपास चल रहा है सर, क्या करें? अभी करंट लेवल पे अदानी पावर से उम्मीदें बढ़ानी चाहिए या नहीं, क्योंकि ऊपर से ये भी हल्का हुआ है 7-8% एक महीने के अंदर, अभी खरीद सकते हैं क्या 130 के आसपास? सर देखिए अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है 130 के आसपास अपनी थोड़ी सी एक बार पोजीशन बना लें। अभी ये गेम चेंजर नहीं बन रहा है सर, और मैं समझता हूँ हायर लेवल पे कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस। इनफैक्ट देखिए अब चार्टिकल पैटर्न्स किस तरीके से बदलते हैं, पहले मैंने आपको 156 का लेवल दिया था कि सर उसके ऊपर जाएगा तो आपको इसमें कोई चेंज आता हुआ दिखेगा। अब वो लेवल भी ड्रैग डाउन हो गया है, 148 की रेंज आ गई है, इसको 148 की रेंज तोड़ना में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखेगी। तो पावर एज अ स्पेस में ही अगर आपको और अडानी पावर में ही पोजीशन बनानी है तो मैं कहूंगा ठीक है थोड़ी सी पोजीशन 130 पे बना लीजिएगा, बट एक ट्रेंड रिवर्सल और गेम चेंजिंग कोई सिचुएशन बनती हुई दिख नहीं रही है। ये बात। अच्छा अभी हम लोग बात कर रहे थे बजट डे की, तो जरा एक बार चेहरे दिखा दीजिए। हमारे साथ सुबह से लेकर शाम तक बड़ा पैनल जुड़ने वाला है, मनीष संथालिया, राघव अयंगर साहब, सौरभ मुखर्जी, संजय सिन्हा, सुनील सुब्रमण्यम, निपुण मेहता, जयप्रकाश गुप्ता जी, इसके अलावा अजय केडिया जी, रवि सिंह, अंशुल जैन, रचित खंडेलवाल जी, जितेंद्र सोलंकी, VL अम्बाला, अंकित कपूर, अमित जैन समेत तमाम दिग्गज जो है आपको सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बजट को आसानी से समझने में मदद करेंगे, जो भी हमसे संभव बन पड़ेगा वो सब करने का प्रयास रहेगा। तो सुबह से रिजर्वेशन अपना जो है वो करा लीजिए बोनस के साथ आप। चलिए इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए, और हमारे दर्शक एक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं JWL को लेकर के, जिन्होंने कि मिस्टर आचार्य हैं, मिस्टर आचार्य 1993 ये ऐसा नाम से आईडी बनाई हुई है। आचार्य जी जानना चाह रहे हैं कि 371 पे मैंने ख़रीदा हुआ है, अभी क्या करना चाहिए? तो अभी आचार्य जी को नुकसान हो रहा है करीब करीब 47-48 रुपये का। जुपिटर वैगन ने एक रिकवरी दिखाई है सर, आप 350 के आसपास होल्ड करता हुआ। अगर रेलवे में कुछ निकल के आता है तो निश्चित रूप से मतलब इसका फ़ायदा तमाम रेलवे स्टॉक्स के साथ साथ जुपिटर को भी होगा। आपकी टिप्पणी क्या होगी? और जो लोग एवरेजिंग करना चाह रहे हैं या नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनमें RVNL, जुपिटर वैगन, IRFC में आपको बेहतर क्या लग रहा है? सर देखिए मैं कहूंगा अब इस लेवल पे जाने के बाद ना सिर्फ वेट एंड वॉच करिए, बिल्कुल मत छेड़िए रेलवे को। और इसके पीछे का कारण अब ज्यादा टाइम नहीं है सर। आप देखिए 1:16 हो गए हैं, संडे को मार्केट खुलेगा
और 11 बजे से स्पीच चालू हो जाएगी, बाय 12:30 1 बजे हमको एक क्लैरिटी आने लग जाएगी किस सिचुएशन पे ये पूरी बनती हुई दिख रही है। जिन लोग के पास पोजीशन है ना, उनको मैं कहूंगा आप कुछ भी मत करिए, क्योंकि अगर बजट में नहीं आया कोई अनाउंसमेंट तो फिर इनमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी और पेन पॉइंट बढ़ेगा। तो बेटर यही है कि अब सिर्फ वेट एंड वॉच, जिनके पास पोजीशन है वो सिर्फ बनाए रखे, और जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा कि ठीक है, ₹2 ऊपर या ₹2 नीचे अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बाद में बनाइएगा। रेलवे में एक्सपेक्टेशंस है, बट अगर पिछली बजट की तरह सरकार ने इस बजट में भी हमें कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट टेकिंग आपको आती हुई दिखेगी ही दिखेगी। चलिए ठीक है, ये अगर कुछ नहीं मिला तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। चलिए शीतल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शीतल जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? अंशु जी को नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ। बढ़िया सर। और बताइए कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा है सर। चलिए थैंक यू मैम, इससे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है हमको। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ से बोल रही हैं मैम शीतल जी आप? मुंबई से। मुंबई से बोल रही हैं, चलिए बड़ी अच्छी जगह से बोल रही हैं। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर एक्चुअली मैंने 2021 में IRCTC खरीदा था 20 शेयर। हाँ। और मेरा एवरेज हो रहा है 984 का। 2021 में लिया था आपने? जी जी। तो आइडिया कुछ था नहीं, मेरा फर्स्ट शेयर था वो। और उसके बाद अभी मैं थोड़ा आपका प्रोग्राम देख देख के सीख रही हूँ क्या करना कैसे करना। तो मुझे बताइए ना कि क्या करना चाहिए इसमें। मेरे पास विप्रो का भी एक शेयर है, 12 शेयर है, 315 रुपए में। 2022 में लिया हुआ दोनों। विप्रो किस भाव पे? किस रेट पे? 315 में लिया हुआ। 315 215 315 ठीक है ठीक है, वो ठीक है मैम, 315 पे लिया हुआ है। क्या ही कहा जाए, आप भूल गई मतलब मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा भूलना नहीं चाहिए पैसे लगा करके। बहुत सारे विकल्प थे, अगर आप 2021 की खरीद है, कितने मौके मिले, रेलवे में कितनी अच्छी रैली रही, मुझे लगता है आपके भाव भी आए और आप निकल भी नहीं पाई। सर क्या टिप्पणी रहेगी IRCTC को लेकर के? बिल्कुल मतलब किस ऊंचाई पे इन्होंने लिया और उसके बाद भूल ही गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, सबसे पहले तो अच्छा लगा कि मुझे अंशुल जी से कंपेयर करने लग गए, मतलब मेरा भी टेक्निकल एनालिसिस उतना स्ट्रांग लगने लग गया तो उसके लिए थैंक यू। बट जोक्स अपार्ट, सर देखिए, रियलिटी ये है कि अभी IRCTC को रिवर्सल का साइन नहीं दिखा रहा है। बट हाँ, ये बात जरूर है कि सर अब जिस तरीके से आप देखें, अभी एक न्यूज भी आपने सुनी होगी, आई एम प्रीटी श्योर, कि एक सेक्टर था जहां पे वंदे भारत चली और इंडिगो ने अपना प्राइस स्लैश कर दिया बाय 25%। मतलब शॉर्ट सिटी इंटरसिटीज में ना जो मूवमेंट है वो आप अब एक टफ कंपटीशन दे रहे हैं एविएशन को बाय वंदे भारत। और धीरे धीरे आप देखें प्राइसिंग मॉडल भी चेंज हुआ, इनके रेवेन्यूज भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। तो फ्यूचर तो है, मगर क्या यहां से नहीं। अब आपको करना क्या चाहिए, हायर लेवल पे आपने ले रखा है, कभी भी किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको 560 565 लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखे, आप वहां पे चाहें तो एक बार अपनी पोजीशन एवरेज करिएगा और फिर धीरे धीरे एग्जिट रूट ढूंढिएगा। उन लेवल्स पे एवरेज करने के बाद कभी भी ये रिवर्सल दिखाएगा और 780 तक जाएगा तो अपना जो पहला एवरेज आपने किया है उसको डिप्लॉय करिएगा। उसके बाद वेट करिएगा, आपकी बाइंग प्राइस भी नीचे आ जाएगी और कभी भी 980 1020 इन लेवल्स पे दिखे तो एग्जिट ढूंढिएगा। लंबी अवधि के लिए आप हैं, इसलिए मैंने ऐसे लेवल्स आपको सुझाए हैं। अब आ जाते हैं सर विप्रो पे। जिस तरीके से विप्रो पोजीशनड है, धीरे धीरे इन रिजल्ट्स के बाद ऐसा कहीं कहीं लग रहा है, और आपने देखा होगा सर IT सेक्टर में सिलेक्टिव गाइडेंस भी ऐसी आई है कि अब सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए दिखेगी ग्रेजुअली इन क्वार्टर्स टू कम। इसमें इनको यही सजेस्ट करूंगा, कभी भी, इनफैक्ट कभी क्या, आज भी देखें जिन लेवल्स पे ये चल रहा है, लोअर लेवल पे ही चल रहा है, चाहे तो यहां पे एक बार अपना एवरेज कर लें और इस एवरेज को डिप्लॉय करने के लिए लेवल इनका निकल के आएगा कहीं भी 268 से 272, जो यहां पे खरीदेंगे 236 235 जहां मिलता है, 268 से 272 आए, एक बार डिप्लॉय कर दें इसको। ये रेंज तोड़ने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही ये 274 के ऊपर मेंटेन करेगा फिर आपका भाव और उससे ऊपर का लेवल भी मिलेगा जो कि निकल गएगा 324। थोड़ा टाइम दोनों में देना पड़ेगा और एवरेज करना पड़ेगा। जी चलिए, ये बात यहाँ पर है, निकल करके आई है। और इन सब के बीच चलते हैं अगले टिप्पणी के लिए, और ये टिप्पणी जो है हमें भेजी गई है विवेक भाई पटेल साहब ने। विवेक भाई कह रहे हैं सर इरिडा लेकर के बैठे हुए हैं और ये 142 पर इनकी बाइंग है, तो इरिडा की 142 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। सर बीच में एक रिकवरी थोड़ी बहुत
मतलब पावर सेक्टर के अंदर थोड़ी थोड़ी आई थी, लेकिन इरिडा नहीं चला उस तरीके से। अभी 130-31 पर ही बैठा हुआ है। क्या करें सर इरिडा में, क्योंकि चाहे वो रिन्यूएबल हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, कोई भी एनर्जी अगर आगे एक्सपेंशन होगा तो बैंक तो सर इरिडा ही है। तो क्या अभी इस पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए 130-132 के आसपास? आपकी सलाह क्या रहेगी? और भाई साहब ने जो ले रखा है, क्या उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए? उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? इनका 142 पे लिया हुआ है। देखिए 142 पे ले रखा है, जिस तरीके का हाई बीटा एक काउंटर हिस्टोरिकली रहा है, मैं आपको कहूंगा यहाँ पे आपको अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप सिर्फ वेट करिए एक बार, और एक वही पॉइंट निकल के आ रहा है 148 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग दे के अगले दिन ओपनिंग दे और उसके बाद सस्टेन ना करे, तब तक इसमें कोई भी साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं आएंगे। हो सकता है बजट के दिन अगर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आ जाए, वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। बट अब हो क्या गया है सर, देखिए इतने पास जब हम पहुंच जाते हैं किसी इवेंट के, और प्रैक्टिकली आप ये देखें कि हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्री बजट कोई मोमेंटम डेवलप होता हुआ दिखेगा, वो होने की कोशिश भी करिए। इस वीक में आप देखें, कल का भी ट्रेडिंग सेशन देखें, मोमेंटम डेवलप हो रहा था। बट जिस तरीके से आज मार्केट टेपिड परफॉर्मेंस दे रहा है, मेरे को थोड़ा सा आज का मार्केट डरा रहा है। और उसके पीछे एक और कारण ये भी बताता हूं सर, कि मुझे लग रहा था मोमेंटम कंटिन्यू होगा और उस मोमेंटम के साथ हम एंटर करेंगे और फिर आगे की एक जर्नी बनाएंगे। बट कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस तरीके से पोजीशन लिक्विडेट हो रही है, बजट बहुत ही लैकलस्टर्स हो जाए, एक डर है। इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूं वेट एंड वॉच मोड पे रहें, क्योंकि ये अब मुझे लेवल्स थोड़े से सही नहीं दिख रहे, मार्केट मोमेंटम थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा। इनके लिए यही बोलूंगा, पोजीशन बनाए रखें, 148 टूटने का इंतजार करें। स्टॉक अच्छा है, बिजनेस गाइडेंस अच्छी थी, रिजल्ट्स अच्छे थे। 148 के ऊपर जब ये क्लोजिंग करेगा, उसके बाद मोमेंटम 168 और 188 का भी दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनके पास नहीं है, चांसेस लेना चाह रहे हैं, इन लेवल पे मैं कहूंगा अराउंड 50% ही एक बार आप पोजीशन बनाइएगा। 50% कहां बनानी होगी वो एक बार हम देख लें, बजट उसके बाद डिसाइड करेंगे। चलिए इस बीच जो है चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं। और सर हमारे एक दर्शक हैं अंकुर रिद्धि जी। अंकुर रिद्धि जी कह रहे हैं, सर आई एम रिद्धि एंड डियर रचित सर इज़ माय फेवरेट वन एंड विपुल सर गुड आफ्टरनून डेली व्यूवर, प्लीज़ BLS के बारे में बता दो, मैंने 344 रुपये पे ख़रीदा हुआ है। सर BLS इंटरनेशनल शायद इन्होंने लिया हुआ है, 344 की इनकी ख़रीद है, अभी जो है 257 पे आ गया है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास का नुकसान इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज में अभी क्या करना चाहिए? सर देखिए नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं इस कंपनी के, और जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ये करेक्टिव फेज में है। बट मैं एक चीज ऐड करूं सर, ये एक्चुअल में उन चुनिंदा काउंटर्स में से है जो वैल्यूएशन टर्म्स में, कंपनी के फंडामेंटल टर्म्स में एक इस वैल्यूएशन पे मिल रहा है जिसे हम बोलते हैं ना डर्ट चीप। ये डर्ट चीप लेवल्स पे आ गया है, ये रिवर्सल दिखा नहीं रहा है। मगर हाँ, इसमें एक चीज आप और भी देखें कि इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में अभी हो। आपने हायर लेवल पे ले रखा है, कंपनी अच्छी है, अगर आप चाहें तो इन लेवल्स पे थोड़ा सा एक बार एवरेज आप जरूर करें। और मैं आपको एग्जैक्ट लेवल सुझा देता हूं। जी जी जी। जब भी आपको ये इनफैक्ट कभी भी 248, 246, 250 इसी रेंज में एवरेज करें। इस एवरेज का स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाना चाहूंगा जो होगा 226 के नीचे भी अगर सेलिंग प्रेशर रहता है तो फिर कुछ और ऐसा होगा जो हमको नहीं पता होगा। ये आप एवरेज करें, एवरेज करके इसको आराम से होल्ड करें। और जो आपकी बाइंग प्राइस है, ये जैसे ही साइंस ऑफ रिवर्सल दिखाएगा, आपकी बाइंग प्राइस के आसपास बिल्कुल आता हुआ दिखेगा, और तब जो एवरेज किया हो उसको डिप्लॉय करिएगा 345 की रेंज में, उसके बाद होल्ड करिएगा। ये जैसे ही साइंस ऑफ रिवर्सल दिखाएगा, नंबर्स अच्छे हैं, पोटेंट कंपनी, और ऊपर का मूवमेंट दिखाएगा। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाते हैं क्योंकि अभी रेलवे और डिफेंस में काफ़ी कुछ बाकी है, ETF पे बात करनी बाकी है, और हम चाहते हैं सारी बातचीत 40 मिनट के आसपास में हम जो है रात को 8 बजे जो है पहुंचा दें। चलिए इस बीच हमारे साथ जो है एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं, SK मोइन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SK साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए सर कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा हूँ सर, आपका प्रोग्राम देखता हूँ सर। अरे सर थैंक यू सर, यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छी लगती है सर। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। उत्पल दास जी बोल रहे हैं।
नहीं, मोइन सर बोल रहा हूँ। मोइन साहब, अच्छा अच्छा। तो मोइन साहब ये बताइए कि अभी क्या सवाल है आपका, कितने शेयर ले रखे हैं, कौन से ले रखे हैं? और जियो सर, जियो फाइनेंस का जियो है। फाइनेंशियल आपने ले रखे हैं, एसके मोइन साहब ने, और 50 शेयर हैं आपके पास, 168 पे लिए हुए हैं। हाँ हाँ, कब लिए थे सर आपने? ये एक से 2 वीक होता होगा सर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने 168 पे लिए, 268 पे? 168। अच्छा, तो आपने जब ये आपने 300 के ऊपर का भाव देखा तो आपने निकलने की कोशिश नहीं की? बोल देंगे। लगता है कुछ कंफ्यूजन है, चलिए कोई बात नहीं। जियो, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन है इनको प्राइस को लेकर के, लेकिन सर जियो फाइनेंशियल पे काफ़ी लोग, बाकी लोगों की भी क्वेरीज हैं, तो हम जियो फाइनेंशियल पे एक जनरल व्यू लेने की कोशिश करते हैं आपसे कि अभी जियो फाइनेंशियल में जिनके पास है वो क्या करें, ख़ास तौर से उन लोगों के पास जो लोग थोड़े से हायर लेवल पे फंसे हुए हैं। अभी क्या भविष्य क्या दिखाई दे रहा है जियो फाइनेंशियल का? देखिए सर, भविष्य बहुत बहुत उज्जवल है। मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी की मैं आपसे बात करूं, आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, सब समझ जाएंगे इतनी सी बात पे। सर बुक वैल्यू 212 रुपए की है, 253 रुपए पे चल रहा है। अर्निंग से अगर आप निकालेंगे तो पी थोड़ा सा आपको रिलेटिवली हाई लगेगा, क्योंकि बिजनेस अभी चालू किया है। ब्लैक रॉक जैसा नाम इसके साथ एसोसिएटेड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जिन लोगों ने हाई लेवल पे ले रखा है, अगर वो चाहें तो इन लेवल्स पे एवरेज जरूर करें। ये लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहां कहीं ना कहीं ये एक बार कंसोलिडेशन कर रहा है, नेक्स्ट रैली के पहले एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है। इस लेवल पे लें और आराम से होल्ड करें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट भी लेंगे तो 290 तक आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो कोई भी परेशानी नहीं है। 290 के बाद ये 340 के लेवल्स दिखाएगा और उसके बाद और भी ऊपरी ओर जाएगा। कोई भी परेशानी नहीं, बहुत उम्दा स्टॉक है। कोई भी परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें सर, एक जो बहुत लोगों के जो सवाल आ रहे हैं लगातार, वो ETFs को लेकर के। कल भी आपने रात में मोमेंट सिल्वर की देखी होगी, क्या टिप्पणी अभी करना चाहेंगे सर गोल्ड और सिल्वर को लेकर के? और क्या आपने कुछ सजेशन अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या दिया, जिस तरह की कल सेलिंग आ रही थी? हालांकि आपने बहुत पहले ही कह दिया था कि नहीं अब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक उसके बाद एक काफ़ी शानदार रैली रही, कल एक करेक्शन रहा, फिर रिकवरी रही आई, फिर करेक्शन है। अभी सिल्वर और गोल्ड ETF पे आपका व्यू क्या है? सर देखिए, ये जो हरकतें हो रही है ना, इसे बोला जा रहा है टेस्टिंग द वाटर्स। और ये सर बहुत स्केरी है, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट आया है ना, और बहुत सारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए होंगे, कई कई जगह मार्जिन कॉल्स हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। वापस एक चीज बोलूंगा, गोल्ड इज स्टिल मैनेजेबल। सिल्वर की प्राइसिंग क्रेजी हो चुकी है। आपको मौका मिले वहां एग्जिट करें। ये वॉलेटिलिटी बहुत स्केरी है मेरे हिसाब से। अगर हाँ, इसमें एक और चीज मैं बोल देता हूं सर, अगर ये ट्रेडिंग बेट नहीं है, क्योंकि हमने आपके शो के माध्यम से पहले भी बोला ETF ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। अगर ये ट्रेडिंग बेट नहीं है और आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखा है, आपका टाइम होराइजन मान लीजिए लॉन्ग टर्म है, 5 साल 10 साल है, तो मेरे को कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है। आप आराम से इसमें बैठे रहिए, क्योंकि हाँ, आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली आपको लोअर लेवल पे एवरेज करके ये अच्छा रिटर्न भी देगा। बट अगर एक ट्रेडिंग बेट है, जहां मौका मिले प्लीज एग्जिट करें। सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्लूमी दिख रही है। मतलब आप देखिए सर, 4.20 से लेकर 3.55 तक का मूवमेंट एक ही दिन में दिखा लेना, इतना बड़ा एसेट का इरोजन, और उसके बाद जो वापस से रिवर्सल दिखाया है, ये बहुत खतरनाक है। एक रिटेल को या किसी भी एक इन्वेस्टर को ऐसे एसेट क्लास से दूरी बना ही लेनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि अभी जो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उनको मतलब लेकर के अभी भी सिल्वर को लेकर के नए गोल्ड को लेकर के, माफ़ कीजिएगा, नए नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। जेफरीज की तरफ से जो है कहा कि 2028 तक 8,8500 तक जा सकता है, 2026 को लेकर के कहा गया 6,600 तक जा सकता है। तो ये जो जब इस तरह की रिपोर्ट्स आने लगती है तो लोगों को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो आपका मानना क्या है, क्या करें? मतलब फिर लोग कहते हैं कि नहीं अभी चलने दो, जो खरीदे हुए हैं 2026 के टारगेट निकल के आ रहे हैं ना, तो आप इस पे सहमत हैं? क्या कहेंगे? सर देखिए, गोल्ड में कुछ टाइम तक तो मैं सहमत था, बट अब गोल्ड की भी जो प्राइस हो गई ना, मतलब सर बिना सर पैर के भाव नहीं होता। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, एक एसेट का एक वैल्यूएशन होता है। अब वो वैल्यूएशन आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? अब खबरें आ रही हैं कि कोई माइनिंग बंद कर रही है कंट्री, खबरें आ रही हैं कि सेल बंद हो जाएगी।
अब जब इतना कंफ्यूजन होना सिस्टम के अंदर, आपके पास पोजीशन है, आप जहां तक इसको झेल सकते हैं वहां का स्टॉप लॉस लगा के रख लीजिए। मैं तो पर्सनली देखा ही है सर, मतलब मैं तो जग जाहिर हो चुका हूं सिल्वर पे, जहां निकल चुका। और आप मेरे से पूछ रहे थे क्लाइंटों को क्या राय दे रहे हैं, क्लाइंटों ने मेरे से सिल्वर के बारे में बात करना ही बंद कर दिया है। बट सर मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। मैं एक ही चीज बोलूंगा, हायर लेवल पे एग्जिट कर लीजिए। किसी भी दिन ये जिस तरीके का शॉकर आपको देगा, सारा पैसा इरोड कर जाएगा। थोड़ा कॉशियस रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब हेल्दी साइंस तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। चलिए ठीक है। तो जिनके मतलब जो लोग शॉर्ट टर्म वाले थे, मीडियम टर्म वाले थे, उनको अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा एग्जिट, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या मतलब एग्जिट कर लेना चाहिए। हायर लेवल पे जहां मौका मिले ना सर, एग्जिट करिए और कहीं पैसा डाल दीजिए। चलिए ठीक है, ये बात है। यहाँ पर इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके कार्यक्रम को और बाकी लोगों तक पहुँचाइए। आप तो देख ही रहे हैं, पर आपके अपने परिवार के लोग होंगे, अपने दोस्त होंगे, उनके लिए उनको व्हाट्सएप पे भेजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को लगाइए, फेसबुक पे लिंक को लगाइए, ट्विटर पे लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग से भी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट से जो है राय ले सकें। और रचित जी के तो मतलब जो है अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उन तक पहुंच सकें लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। तो ये हमारा प्रयास है, और ये प्रयास तभी संभव होगा जब आप लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 2-4 हमारे जो छोटे शेयर हैं उनको अगले 2-3 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है सुजलॉन। हमारे मुकेश कुमार महतो जी हैं और कह रहे हैं कि 63 रुपये पे खरीद के बैठे हुए हैं। यहाँ पे सर अभी कुछ खास गतिविधि होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। आज थोड़ा सा मतलब लोअर लेवल से एक बार एक रिकवरी आती हुई लगी कि मतलब हरे निशान में आया था, फिर ठंडा पड़ गया। 47 पे है सर, क्या करें? देखिए अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने 60 प्लस पे ले रखा है। हाँ 61-62 ऐसे कुछ बताया इन्होंने, मैं बता देखिए फिर मैं इनको एक चीज बोलूंगा कि कभी 63 भी पे है इनका जी। तो अब इन लेवल्स पे आप चाहें ना तो एक बार जरूर थोड़ी सी अपनी पोजीशन, मान लीजिए कि आपने 1000 शेयर ले रखे हैं, यहां पे करीबन 400 से 500 शेयर आप एक बार ऐड कर सकते हैं। क्योंकि वापस से मैं एक चीज बोलूंगा, फंडामेंटल्स अगर आप चेक करेंगे ना तो इतने खराब है नहीं, रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे और आने वाले समय में और भी अच्छे वे आते आपको दिखेंगे। स्टॉक अच्छा है। अब यहाँ पे 55-1 रुपए के पास एक बार थोड़ा सा इसको क्रॉस करने में टाइम लग सकता है, उसके बाद आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो पोजीशन बना ले यहाँ पे थोड़ी सी। जिनके पास लोअर लेवल पे है उनको मैं बोलूंगा कुछ भी ना करें, एक बार रिजल्ट आने दें, इस बार देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। 55-56 रुपए के ऊपर ये नया फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू करेगा। चलिए ठीक है सर। ये जो है वोडाफोन आपके आते ही मतलब एक तो निफ्टी गिरता है, वोडाफोन चलता है, ये तो है डेडली कॉम्बिनेशन। ये तो मैंने देख लिया, कुछ भी कर लो। आज मैंने सोचा था कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा निफ्टी पे, लेकिन फिर भी निफ्टी नहीं चला। लेकिन सर वोडाफोन भाग रहा है, 10% के आसपास की तेज़ी देखिए, 11 रुपये 6 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। और क्या करें सर, मतलब ऐसा लगा कि शायद ये गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन आज की जो रिकवरी है, कंपनी की तरफ से कुछ एक अनाउंसमेंट आई है और कंपनी ने जो है अपने करीब 45,000 करोड़ के कैपेक्स प्लान का ऐलान किया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी और ये रिकवरी क्या एक्सटेंड हो सकती है? सर देखिए आप को एक चीज बोलूंगा, जो नैरेटिव आप सेट करते हैं ना वो हमारी जनता जनार्दन तो मानती थी, आजकल लगता है कि स्टॉक्स भी मानने लग गए हैं। और क्योंकि न्यूज ना सर कल की है, कल मार्केट आज में आ गई थी, उसके पहले इसके रिजल्ट आए थे, बिल्कुल नहीं हिला था, थोड़ा बहुत इधर उधर का मूवमेंट किया था। इंतजार कर रहा था कि अब आ जाए रचित जी, फिर चलना शुरू करें। आज सर दो एक्सपर्ट्स का मेरे पास मैसेज आया, आज आपका बोनस पे शो है क्या? मैंने कहा समझा नहीं। बोले वोडाफोन को देख के ऐसे लग रहा है ना, आई एम नॉट मेकिंग इट अप सर, ये एक्चुअल बात है। एक्सपर्ट्स का मैसेज आया कि वोडाफोन देख लो, आज आपका बोनस पे शो है। मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है। अब सर है ये, देखिए रिजल्ट्स एक साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, एक फंड पोजीशन भी आपकी क्रिएट होती हुई दिख रही है, और मैनेजमेंट की उस कमेंट्री में 5G को भी आगे बढ़ाने की बातें हो रही हैं। एक रिवर्सल जरूर दिखाया है, बट वापस एक चीज बोलूंगा सर, जब तक वी डोंट गेट अ न्यू फ्यूल 12 रुपए के ऊपर मुझे कुछ भी नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगा। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है, कभी भी आपको 11 रुपए 80 पैसे से 12 रुपए 10 पैसे की रेंज मिले, वहां पे चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते और लंबी अवधि के लिए, और इसके लिए मैं लंबी अवधि बोलूंगा सर, जब तक न्यूज नहीं आती 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर भी लग सकते हैं, न्यूज के साथ 12 रुपए जब क्रॉस करेगा तब कोई चेंज होगा। अभी फॉर द टाइम भी ये 9 से 12 की रेंज में ही रहेगा।
चलिए ठीक, ये हो गई बात तो वोडाफोन को लेकर के। तो दो छोटे शेयर हो गए, तो थोड़े से बड़े कर लेते हैं अब बड़े शेयरों पे बातचीत। सर जरा हमारे राहुल सैनी जी हैं, कह रहे हैं GRSC कहाँ तक जाएगा। जरा देखिए GRSC को लेकर के अभी क्या, या फिर डिफेंस पे अभी हमारे पास और भी कॉल, एक दो और भी सवाल हैं। उससे पहले सर जरा मेटल डिस्कस कर लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये दोनों ही अब थोड़ा सा थमते रुकते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सवाल हैं हमारे पास हिंदुस्तान जिंक को लेकर के, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। कॉपर पे सर दो तरह की बातें हैं। एक तो आज 8% टूट गया, 700 के नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह की रैली रही है चांदी में, बाकी जगहों पे कॉपर में रैली आनी बाकी है। कई सारे एक्सपर्ट आकर के 1000 के टारगेट दे जा रहे हैं। आपने काफ़ी पहले कहा था कि इसमें अभी जो है ये तेज़ी जो है रुक सकती है। अब क्या करें सर 700 के आसपास, क्या अभी भी उस पर आप कायम हैं? आपको लग रहा है कि नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो कॉपर को और मजबूत कर सकती है? सर देखिए, मैं एक बहुत क्लियर केस आपको बता देता हूँ। और मेटल सिक्लिकल है, ऊपर नीचे होता है, सारी बातें हो गई। सिर्फ क्लोजली वॉच करिए। अगर ये गोल्ड सिल्वर की रैली में आपको डेंट आता हुआ दिख गया, सर पूरा मेटल पैक क्रैश कर जाएगा। और इसके पीछे का आपको एक और लॉजिक बता देता हूं। पूरा ग्लोबल पोजीशन जो डेरिवेटिव्स पे चल रहा है, उनकी जब मार्जिन कॉल आएगी ना, आप देखेंगे अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखेगा। ये इतना बड़ा फियास्को हो सकता है जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और जो इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जितनी भी बातें हैं, सब सेकेंडरी हो जाती हैं सर। LME से कॉपर का आपका पोजीशनिंग बन रही है, वो भी एक सिस्टम डेरिवेटिव ट्रेड्स ही हैं सारी की सारी। अगर प्रॉब्लम आई, पूरा एक बोलते हैं ना कि फियास्को अलग लेवल पे चला जाएगा। अब स्टॉक में क्या करना है? देखिए, करेक्ट किया है, बट फर्स्ट साइंस ऑफ करेक्शन है, तो क्या ये वीकनेस हो गई? नहीं। अब क्योंकि इसने इतना रनअप दिखा दिया है, इसके लिए एक स्टॉप लॉस होगा जो कि अभी इन लेवल से भी बहुत नीचे है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स पे देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे इसने 29 दिसंबर को अपनी एंट्री करी थी और 30-29 जनवरी तक आपको ये, नहीं सॉरी, 27-28 जनवरी तक आपको ये मूवमेंट आता हुआ दिखा, और फिर ये एक लेग था। और वही हमारा स्टॉप लॉस होगा 572। 572 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो वीकनेस और फिर कंप्लीट कार्नेज जो कि इसको रोकेगा 365। 572 के स्टॉप लॉस के साथ जहां हायर लेवल पे आपको पोजीशन अपने बुक करने का मौका मिले, बुक करिए और निकलिए, क्योंकि ये अलार्मिंग बन रहा है सब। हिंदुस्तान जिंक, इसने इस तरीके से मूवमेंट नहीं किया। और सर इसके लिए तो वो बातें भी आती है ना कि जिंक से सिल्वर निकलता है, और सिल्वर यहां से करेक्ट भी कर जाएगा ना, तो भी इनको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। बट हाँ, इसमें भी स्टॉप लॉस इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसका स्टॉप लॉस हो जाता है 616। 616 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है अपने लेवल्स, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करते चले, क्योंकि आपने एक एपिसोड देख लिया है। 616 जैसे ही तोड़ता है उसके बाद डायरेक्ट रुकेगा 475। 616 का लेवल स्ट्रॉन्ग है, वहां पे एक बार देखिए और अप ट्रेंड पे निकलने की कोशिश करें। ठीक सर, बिल्कुल सर। एक सर और छोटा शेयर है, हाल की लिस्टिंग BCCL, ये हमने सुबह भी बातचीत की थी और आपसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे। अभी BCCL को लेकर के क्या करना चाहिए? आज फिर से रिकवरी आ रही है यहाँ पर, तो क्या मतलब करंट लेवल पे कोई गुंजाइश है? जिन लोगों ने थोड़ा हायर लेवल पे लिया, लिस्टिंग के बाद लिया, IPO वाले तो ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन जिन्होंने बाद में लिया उनके लिए क्या करें, 41 रुपये वाले? सर बहुत फॉर्चुनेट हो गए, कल आपने मुझे शो पे बुला लिया था। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सर कल के शो में हमने बात करी थी कि देखिए अभी आपको अपसाइड का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है 42 और 44.5 रुपए के लेवल पे। सर इसने आज एग्जैक्ट 42 तो नहीं, बट 41.88 लेवल्स टच किए, और ये अभी साइंस दिखा रहा है आपको कि ये इस रेंज में ही रहेगा। लोअर एंड पे 35, हायर एंड पे 44। इस रेंज में जैसे आपको ट्रेड करना हो वैसे अपनी पोजीशन बना के रखें। मैं अभी इसमें क्लियर केस कंप्लीट बाइंग क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सर मैं वेट कर रहा हूं वो जो एंकर बुक अनलॉकिंग होती है उसमें जब सेलिंग प्रेशर आता है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और जितने भी ट्रेडिंग बेट्स में आपको 35 से 44 की रेंज में बोल रहा हूं, उसके लिए एक ही चीज बोलूंगा कि एंकर बुक अनलॉकिंग होने के हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले से अपनी पोजीशन काट लीजिएगा। हो सकता है उस टाइम आपको 45 रुपए तक भी ये जाता हुआ दिखे या 46 रुपए भी चला जाए, मगर एंकर बुक अनलॉकिंग के बाद इसमें आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये ट्रेडिंग बेट बिल्कुल निकाल देंगे। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कुछ भी नहीं करेंगे। अगर एंकर बुक की सेलिंग पे ये टूटता है तो और पोजीशन अपनी इंक्रीज करेंगे। स्टॉक अच्छा है, बट एंकर बुक का जो ओवरहैंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस बीच हमारा पोल भी चल रहा है, जरा स्क्रीन पर पोल ले आइए जरा।
एक बार दिखा दीजिए जरा ग्राफिक्स उसके, जो हमारा पोल चल रहा है उसमें सर बजट 2026 के लिए क्या खरीदें। इसमें सर 25% लोग मान रहे हैं कि पीएसयू बैंक खरीदने चाहिए। मेटल स्टॉक्स को खरीदने के लिए 24% लोग कह रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बराबर हैं 25-24। लेकिन सबसे ज़्यादा 38% वोट मिले हैं डिफेंस स्टॉक्स को, क्योंकि लोग कह रहे हैं खरीदने चाहिए। और रेलवे स्टॉक्स को खरीदने के लिए सलाह देने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनकी संख्या है 13%। तो 38% लोग डिफेंस स्टॉक्स पे और करीब करीब 25 और 24% पीएसयू बैंक और मेटल स्टॉक्स पे अभी भरोसा जता रहे हैं। आपका पोल में आप कहाँ पर टिक करेंगे सर? सर पहले तो ये जिन्होंने भी ग्राफिक्स बनाए हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, हाँ मतलब सर, वेरी वेल थॉट। ये और सर हमारे ग्राफिक डिजाइनर छवि जी हैं, उनकी कलाकृति जो है ये है, और उन्होंने सारे बैंक, मेटल, डिफेंस सबको इन्होंने सम्मिलित कर दिया है। जी सर। बिल्कुल सर, मैं देखिए फर्स्ट रैंक तो सभी को पता है और आप भी बैठे हुए हैं और वो स्टॉक भी सब जानते हैं जो आपके सामने बोलता हूं, और वो स्टॉक भी चल रहा है सर। डिफेंस होगा नंबर 1। पीएसयू ऑलरेडी अच्छा लग रहा है, पीएसयू में हम बहुत टाइम से हैं, पीएसयू का अपसाइड कंटिन्यूड रहेगा, बजट से बहुत ज्यादा कोई हमें वो नहीं है। और प्रार्थना यही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से, रेलवे इस बार देख लेना, बहुत ज्यादा पिटाई हो गई है, तो प्रार्थना में रेलवे है, कॉन्फिडेंस में डिफेंस है। चलिए रेलवे और डिफेंस पे चलिए, आपने जिक्र छेड़ा है सर, तो अगले 3-4 मिनट में जितने हम कवर कर सकें थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल देते हैं। बहुत लोगों के सवाल जीआरएससी को लेकर के आए हैं, तो पहले जीआरएससी जिस पर सवाल हैं, और बीएल पे काफ़ी सवाल हैं हमारे पास। आज जीआरएससी 7.5% ऊपर हो गया, वाह। तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए बजट से ठीक एक दिन पहले सर धुआंधार रफ्तार। तो पहले शिपिंग डिफेंस को ही देख लेते हैं सर। जीआरएससी, मझगांव डॉक 1.5%, कोचिन शिपयार्ड 0.25% ऊपर। इन तीनों पे ही जरा एक सरसरी निगाह फटाफट टच करते हुए लेवल्स के साथ, और जिनके पास है तो काफ़ी लोगों के पास जो हमारे दर्शक हैं, और जिनके पास नहीं है, क्या आज के दिन कोई खरीदारी करके जानी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? ऑब्वियसली एक दिन के लिए तो नहीं हम कहेंगे यहाँ पे, ये बड़ी लंबी थीम है। आपकी टिप्पणी सर इसके लिए भी बोलूंगा थैंक यू। और क्यों बोलूंगा सर, कल हमारी बात हुई है जीआरएससी को लेके, और तब भी मैंने कहा था कि हमने कॉल भी इस पे जनरेट कर रखी है, इसमें बाउंस बैक बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखेगा, बैक्ड बाय द रिजल्ट्स जो कि परसों आए थे। और आप देखें ये अपवर्ड जर्नी अभी कंटिन्यू रहने वाली है। मैं समझता हूं बहुत कंफर्टेबली आपको 3000 तक के लेवल ही दिखाएगा। हो सकता है बजट के दिन ही दिखा दे ओपनिंग के टाइम पे, तो पोजीशन अपनी बरकरार रखें। जिनके पास नहीं है उनको मैं बोलूंगा ना, इस लेवल पे नहीं। बजट में या तो मैडम कुछ बोल दें तब, या फिर कभी भी करेक्ट करे और लोअर लेवल्स पे 2480 से 2520 के आसपास आए वहां पे। और जिन्होंने लिया है, प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा एडवेंचर नहीं इंटरेस्ट है, तो 2920 रुपए के 2920 के आसपास आए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो होल्ड कर रहे हैं, अगर बजट में आ गया मजा या ईयू की साइड से ऑर्डर बुक स्ट्रांग होती हुई दिखी, होल्ड करिए, 3560 भी आपको देखने को मिलेगा। मझगांव डॉक उस तरीके से चला नहीं है, बट इक्वली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मझगांव डॉक में जीआरएससी जितना यूफोरिक मूवमेंट तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आपको कुछ फर्स्ट हाफ में बजट के डिफेंस में मूवमेंट देखने को मिलता है तो 2780 तक ये भी जा सकता है एक बार को। बजट में अगर अनाउंसमेंट कुछ अच्छा आ गया तो 3140 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ग्रेजुअली जो हम देख भी रहे हैं स्पेस में, लॉन्ग टर्म में 3600 तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। इसके सर बीएचईएल नहीं बीएचईएल पे आएंगे सर। मझगांव और कोचिंग शिपयार्ड, हाँ कोचिंग शिपयार्ड बीएचईएल पे तो आपकी राय हो गई ना सर, शुरू में ही हो गई थी। अच्छा, कोचिंग शिपयार्ड आप देखिए जिस तरीके से चल रहा है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। इसको थोड़ा सा आपको प्रेशर पॉइंट दिखेगा 1646 लेवल्स पे ये चल रहा है। 1760 1780 लेवल्स पे ये हल्का सा थक सकता है। ये नहीं बोलेंगे ये स्टॉक खराब है, बट जिस तरीके से पोजीशनिंग बन रही है अभी साइंस ऑफ रिवर्सल इतना अच्छा दिखा नहीं रहा है। अगर मैडम ने कुछ बोल दिया अच्छा तो 1980 और उसके बाद आपको 2300 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बट इन तीनों में से अगर बोलेंगे तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है जीआरएससी, फिर मझगांव डॉक और फिर कोचिन शिपयार्ड। चलिए ठीक है, आप अपने 2-3 जो हैं उन सबके साथ साथ एक पारस डिफेंस के टारगेट जानना चाह रहे हैं। सुमित खन्ना साहब कह रहे हैं कि 760 पे लिया है, मुझे होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो एक पारस डिफेंस तो है ही है, लेकिन जो हमारे पीएसयूज हैं, जैसे बीएल के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे, फिर पिटा, फिर आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए? थोड़ा महंगा हो गया है क्या? अगर 6-8 महीने का नज़रिया हो तो अभी भी खरीदा जा सकता है या नहीं? और पारस डिफेंस और साथ ही साथ एचएल या बीडीएल में से कोई एक चुन लीजिए सर।
सर देखिए, एचएएल तो छूटेगा नहीं। एचएएल तो ऑल टाइम फेवरेट है। उसको भी कर लेते हैं। पहले पारस डिफेंस की बात कर लेते हैं। जी। पारस डिफेंस देखिए, अभी आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। पारस डिफेंस कोई साइंस ऑफ रिवर्सल इतना क्लियरली दिखा नहीं रहा है। तो पारस डिफेंस से मैं आपको क्या बोलूंगा, थोड़ा सा वेट करें। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 760 के ऊपर सस्टेन करना, या थोड़ा सा और लीवरेज ले लेता हूं। 768 से 770 की एक रेंज है, जिसके ऊपर ये क्लोजिंग देगा ना, उसके बाद आपको मूवमेंट अच्छा करता हुआ देगा। टिल दैट टाइम साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं है। जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको मैं बोलूंगा कभी भी ये कूल ऑफ करे, और कूल ऑफ करने के टाइम आपको ये एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी होगी। 664 से चालू होगी, कंटिन्यू रखिएगा 616 तक। इतना बड़ा रेंज ये खोल के रखता है, इसको अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। बजट में ही अगर कुछ चेंज आ गया तो चीजें आपको जरूर बदलती हुई दिखेंगी। अदरवाइज पारस अभी इतना अट्रैक्टिव मूवमेंट करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बाद आ जाते हैं सर एचएएल। एचएएल ने थोड़ी सी रिस्पेक्ट करी है, जो अभी हमने इस वीक मूवमेंट देखा है। बट पता नहीं क्यों सर, बजट के बाद कभी भी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं कैपेक्स का अनाउंसमेंट। इसके होगा ही होगा, इसके लिए नीड ऑफ द आवर है। जिस दिन आपको वो अनाउंसमेंट मिला, एक सडन स्पर्ट होगा 5,000 रुपए, और उसके बाद 5600 और 6400 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है, नाउ बिकॉज वी आर अप्रोचिंग बजट, मैं कहूंगा 50% आप यहां पे ले लें। 50% अगर बजट में कुछ भी नहीं आया और हम बैठे रह गए, तो फिर ये कूल ऑफ करेगा 4320 के आसपास। वहां अपनी पोजीशन बना लीजिएगा, क्योंकि बजट के बाद इसमें अनाउंसमेंट आपको आता हुआ दिख सकता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। उम्मीद करते हैं काफ़ी सारे हमने जो है डिफेंस को कवर कर लिया है। इस बीच सर जरा रेलवे पे जाएं, उससे पहले बहुत संक्षिप्त टिप्पणी गुंजन जी की है ऑटो इंसलरी को लेकर। रिको ऑटो उनके पास है, और एक मैंने जमुना ऑटो, काफ़ी सारे लोगों के सवाल पूछे थे। आज सुबह एक कॉल भी थी, शायद अंशुल जी की थी या किसकी थी, तो अंशुल जी की थी शायद। तो ये दोनों पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी टिप्पणी हो जाए। हमारे छोटे शहर के 2 शेयर भी हैं ये, तो ज़रा थोड़ी सी टिप्पणी अगर आपकी हो जाए। गुंजन तिवारी जी ने 117 में लिए हैं रिको। देखिए, जमुना ऑटो अभी एक रेंज में है, और सर मैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में ना थोड़ा सा पीछे होके बैठ रहा हूं। उसके पीछे का एक कारण आपको बता दूं, ये जो यूरोप इंडिया ट्रेड डील हुई है ना, उसके बाद थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे होती हुई दिख सकती हैं चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये खराब हो गया है, बट हाँ, जमुना ऑटो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे एग्रेसिव थोड़ा सा कम होना पड़ेगा, क्योंकि नए परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको बनते हुए अभी दिखेंगे। और जिनके पास है, जिन्होंने छोटे शेयर में ले रखा है, उनको मैं कहूंगा कभी भी आपको हायर लेवल पे मिले 132 से 134 36 के रेंज में अपना अराउंड 60% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बहुत एग्रेसिव स्टांस अब मैं एक बार छोड़ रहा हूं, लुकिंग एट द EU इंडिया ट्रेड डील। रिको ऑटो लोअर लेवल्स पे चल रहा है, हमने इससे भी लोअर लेवल पे कवरेज दिया था, हायर लेवल से अच्छा करेक्ट कर गया है। मैं मैम को एक ही चीज बोलूंगा, अभी एक मतलब इंस्टेंट रिस्पांस नहीं आने वाला है, बट इन क्वार्टर्स टू कम आएगा। 130 और 136 की रेंज में अपना एक बार आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करिएगा, अराउंड 60%। 40% होल्ड करेंगे। हमारे को एक शक है, अगर वो शक यकीन में बदल गया तो 60% में प्रॉफिट बुक कर ही लिया। अगर नहीं बदलता है तो 40% पोजीशन है, फिर कभी हम वापस से पोजीशन इनिशिएट करने की सोचेंगे। अब इन स्टॉक्स में टाइम आ गया थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का। चलिए, अब थोड़ी सी फटाफट प्रतिक्रियाएं जो है रेलवे को लेकर के हम पूरी कर लेते हैं सर। रेलवे में सबसे पहले तो जुपिटर पे बात हो गई थी ना सर? बिल्कुल। हाँ, तो अब सर RVNL, IRFC और टीटागढ़, ये 3 काउंटर हैं सर जिस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और अभी रेलवे को लेकर के, क्योंकि बहुत लोग बहुत हायर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं, नुकसान में हैं, क्या करें? मतलब क्या एक और साल का नज़रिया रखें, जो लोग पहले से होल्ड करके रखे हुए हैं, और जो लोग अब खरीद रहे हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं कि हो सकता है इस साल चले, उनको क्या नई एंट्री लेनी चाहिए रेलवे में, या आपको लगता है इस सेक्टर से किनारे होना चाहिए? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ RVNL, IRFC और टीटागढ़ के लेवल सर। सर इसमें ना एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं। मैंने ना अभी कुछ टाइम से एग्जाम्स दिए हैं, रिजल्ट्स की मैं एक्सपेक्टेशंस रखता था। आज इस उम्र में पहुंचने के बाद भी ना बटरफ्लाईज होती थी। मेरी बिल्कुल वही सिचुएशन है। मैं रेलवे को बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच की तरह देखूंगा।
और बजट को, सॉरी, उसमें रेलवे का अगर कुछ अनाउंसमेंट आ गया तो मैं तर जाऊंगा, नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम ही है। अब स्टॉक्स को देख लेते हैं। आरबीएल सर बिल्कुल न्यूट्रल है, चार्ट में कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा है। ये मुझे लगता है ये भी बिल्कुल टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि भाई मैम बता ही दीजिए इस बार क्या कर रही हैं। मैं समझता हूं पोजीशन है तो बनाए रखें, नहीं है तो 50% यहां 50% बनाएंगे। अगर नहीं आता है कोई भी अनाउंसमेंट और लोअर लेवल पे मिलता है 306 308, वहां पे कंप्लीट बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है बजट में नहीं आए, बजट के बाद कभी अनाउंसमेंट करना पड़े। लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए इनको गुड्स ट्रेन तो इंक्रीज करनी ही पड़ेंगी। अगर अनाउंसमेंट आ गया हमारे फेवर में तो सबसे पहला होगा टारगेट 368, और 368 के बाद इन वीक्स टू कम, नॉट इवन मंथ्स, इन वीक्स टू कम आपको ये 416 रुपए तक का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अब आईआरएफसी पे आ जाते हैं, ये भी बिल्कुल न्यूट्रल है सर, सेम चार्ट पोजीशन है, बने रहें। अगर बजट बजट में अनाउंसमेंट आपके फेवर में आया सबसे पहला 130, एंड इन वीक्स टू कम बहुत कंफर्टेबली 144 तक के लेवल्स दिखा देगा। अगर नहीं है पोजीशन तो 50% यहां, और कभी भी कूल ऑफ करेगा, और कूल ऑफ करके कभी भी 106 108 के रेंज में दिखेगा, बाकी वहां बना लेंगे। टीटागढ़ आज थोड़ा सा ऊपर तो है, मगर ये भी मुझे लग रहा है थोड़ा मेरी तरह टेंशन में बैठा हुआ है अभी। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे इसने अपनी पोजीशन लेके रखी हुई है। अगर बजट में कुछ भी फेवर में आ गया सबसे पहले 924, और 924 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 1000 तक के लेवल्स दिखाएगा। अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, नहीं आता है तो थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा, और कूल ऑफ करके आपको वापस 760 754 760 लेवल्स पे दिखेगा। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है तो 50-50, यहां पे 50 और नीचे 50। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगला सर एक सवाल आया हुआ है ग्रो को लेकर के, उमेश सोनी जी का है। कह रहे हैं सर ये कहाँ तक जाएगा जी, लेकिन इसको लेकर के जो मतलब मुझे डांट लगाई, कहने लगे भाई आपने पढ़ी होगी, आप तो वैसे ही पढ़ते हैं। कहने लगे भाई आपको मतलब पता है जब उनका व्यू क्या है, तो बार बार पूछने की ज़रूरत क्या है, हर बार मतलब जो है। लेकिन ठीक है भाई साहब, सवाल भी आप ही लोग पूछते हैं। उमेश सोनी जी का प्रश्न है, इसीलिए मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि मेरे अपने मन से पूछ रहा हूँ। हाँ, आपकी तमाम राय को समझते हुए भी ये शेयर नीचे नहीं जा रहा सर, क्या करें अभी जानना चाह रहे हैं सोनी जी। 177 पे ट्रेड करता हुआ आपकी टिप्पणी क्या होगी ग्रो को लेकर के? फिर ये कहां तक जा सकता है उसका जवाब दे देता हूं, बाकी कमेंट्री तो सब जानते हैं। इनफैक्ट लोग तो अब ये भी बोलने लग गए कि ग्रो और रचित खंडेलवाल के बीच में कोई 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा नहीं है साहब, समझ में नहीं आता बिजनेस, मैं भी क्या करूं। बट ठीक है, अभी जिस तरीके से पोजीशन है, सिर्फ टेक्निकल चार्ट रीडिंग कर रहा हूं सर, कंपनी फंडामेंटल्स की बात का कोई फायदा ही नहीं है। 164 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग अपनी मेंटेन कर रहा है, बहुत कंफर्टेबली आपको 192 तक जाता हुआ दिख सकता है। अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मैनेज करें। मगर मैं एक चीज और बता देता हूं सर, ये सारे के सारे एमसीएक्स के भी मेंबर हैं, और मार्जिन कॉल्स सब जगह आ रही हैं।